Probably even इलेक्ट्रॉन को हम लोग पार्टिकल मानते हैं. इवन इलेक्ट्रॉन कैन हैव अ वेव नेचर. इवन इलेक्ट्रॉन इज अ वेव. इसमें मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनी पार्टिकल कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला. याद है? लैम्बडा इक्वल एच बाय पी. ये फॉर्मूला प्रूफ भी किया था मैंने. कैसे आया ये फॉर्मूला? जिस भी पार्टिकल को ड्यूअल नेचर है ना, इफ यू आर अज्यूमिंग दैट एनी पार्टिकल हैव अ ड्यूअल नेचर, उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो. लैम्बडा इक्वल टू एच बाय पी. इसमें पी दिख रहा है? थोड़ा याद करो पी क्या होता है. व्हाट इज पी? Linear momentum, sir. Momentum. It's a linear momentum. Yes, momentum भी बोल सकते हैं, but better it is linear momentum. तो P is a linear momentum of the particle. फिर मैंने प्रूफ किया था कि जो kinetic energy होती है, K is a kinetic energy. Kinetic energy can be given by this formula, P square upon 2m. ये है kinetic energy in terms of the linear momentum. Kinetic energy in terms of P. ये फॉर्मूला भी हमने लास्ट टाइम बनाई थी. देख लो पहले, आपके पास रहेगा नोटबुक में. इसमें से हम लीनियर मोमेंटम P फाइंड आउट कर सकते हैं. थोड़ा सा इसको रीएडजस्ट करो तो P लीनियर मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 into m into kinetic energy. We can write this way. ये लिख सकते हैं, राइट? अब यही जो चीज है मोमेंटम, ये अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं ओवर हियर, इफ आई सब्स्टिट्यूट द मोमेंटम ओवर हियर, तो लैम्बडा की एक फॉर्मूला बनेगी. लैम्बडा दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ. It will be given by h upon root of 2m into kinetic energy. Important topic है स्टूडेंट. I suggest एक एक फॉर्मूला आपने नोट तो किया ही होगा, आई एम श्योर. एक एक फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में भी रखो. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला थोड़ी देर बाद भूल गई, ये फॉर्मूला भूल गए. इसमें तो कोई भी यूज हो सकती है while solving numericals. लैम्बडा इज h upon root of 2mk. इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक मैंने कवर किया था जो चल रहा था. इसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक किया था, वो था कि इलेक्ट्रॉन accelerated by potential difference. Electron accelerated by potential difference. ये भी मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था, बट इट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक. एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ ये चीज, तो ध्यान से देखो. इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस. जिसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ करो. हाँ, तो एक बार ये सिर्फ दिखा देता हूँ. इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस. प्लीज इमेजिन करो कि सपोज ये दो पॉइंट्स हैं. ये दोनों पॉइंट्स ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है. देयर आर द 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, एक पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होती है, एक पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होता है, एक पे कम होता है. In the electric field, potential is different at different point. It's a point of high potential और ये low potential है. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज लेट्स से V पोटेंशियल डिफरेंस है. V2 माइनस V1 भी लिख सकते हो या V लिख सकते हैं. अब देखो यूजुअली क्या होता है, अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, आई एम टॉकिंग हियर अबाउट इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है ना, तो नेगेटिव पार्टिकल्स की स्पेशलिटी ये होती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि नेगेटिव पार्टिकल को अगर आप रिलीज कर दोगे, लेट्स से यू रिलीज इट, तो नेगेटिव पार्टिकल है ना लो पोटेंशियल से हाई की तरफ जाते हैं ऑन देयर ओन. अगर आप पॉजिटिव पार्टिकल को रिलीज करोगे, इफ यू लीव द पॉजिटिव पार्टिकल हाई से लो की तरफ जाते हैं ऑन देयर ओन. तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ विच इज नेगेटिव. इफ यू रिलीज दिस नेगेटिव पार्टिकल, वो लो से अपने आप हाई की तरफ जाएगा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब ये लो से हाई की तरफ अपने आप जाएगा ना, इनफैक्ट इसका स्पीड भी इंक्रीज हो जाए, तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी एज इट गोस. इट्स बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन इट विल गो. स्पीड बढ़ेगी मतलब ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, गेनिंग द काइनेटिक एनर्जी.
ओके और ये जो इलेक्ट्रॉन है या जो भी है, जो चार्ज पार्टिकल है, अगर मैं डिवाइड बाय चार्ज कर दूं ऐसे, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड डिवाइडेड बाय चार्ज, सो इट इज सिमिलर टू वर्क डन पर चार्ज हो गया ना, वर्क डन पर चार्ज या काइनेटिक एनर्जी गेन पर चार्ज, ये इसी को डिफाइन करते हैं एज अ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड दिस वे, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस. सो Q नॉट को यहाँ पे शिफ्ट करूं, so I will get a kinetic energy which is gained. So kinetic energy that is gained, it will be Q naught, which is a charge times potential difference. अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो Q naught की जगह पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, charge of electron will come. This is the kinetic energy gained when the electron is accelerated by the potential difference. यहाँ पर potential difference है, ठीक है. So kinetic energy को Q naught times V भी लिख सकते हैं. इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप इस Q नॉट की जगह E लिख सकते हो, याद है ये कराया था. तो यहाँ पे जो लैम्बडा की ये फॉर्मूला है, ये कैसे बन जाएगी देखो, इट विल बी H अपॉन रूट ऑफ 2m. ये काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं Q नॉट V लिख सकता हूँ या E इंटू वी भी लिख सकता हूँ. इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग चार्ज कितना डालेंगे, E डालेंगे ना. तो ये फॉर्मूला देखो बनेगी, लास्ट टाइम आपने ये बनाई भी है फॉर्मूला, इजंट इट, ये फॉर्मूला बनाई है ना. तो यहां तक हमने किया था. आज मैं आगे जा रहा हूं इससे, एटलीस्ट ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक है. कैसे पहुंचे वो पूरा प्रोसीजर देख लो एक बार. ओके नाउ लिसन, इफ आई स्ट्रिक्टली टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं स्ट्रिक्टली, हाँ, इफ आई स्ट्रिक्टली टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन, तो ये जो m होगा ना, दिस m विल बी द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E विल बी द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. जो फिक्स है, हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है. अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रॉन की बात करूं, m और E डाल दूं मैं इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, वो भी डाल दूं, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यूज मैं सब्स्टिट्यूट करूं और सॉल्व करूं, तो मुझे लैम्बडा की एक फॉर्मूला आएगी. लैम्बडा विल कम एज 12.28 एंगस्ट्रॉम, 12.28 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय रूट ऑफ v, ये फॉर्मूला आएगी. स्टूडेंट ये फॉर्मूला सेम ही है. यहाँ पे देखिए v दिख रहा है ना, दिस v इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये v पोटेंशियल डिफरेंस है, वो मैंने यहाँ पे रख दिया. पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी हो सकता है, यू कैन अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट नहीं है, वो कितना भी हो सकता है. तो मैंने इसलिए v का कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किया, लेकिन m e और ये h का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया. h m और e यहाँ पे जो है दे आर कॉन्स्टेंट्स. तो h m और e का वैल्यू डालने के बाद 12.28 आता है ऑन सॉल्विंग. So it's 12.28 angstrom divided by root v is lambda. थोड़ा और अगर बताऊं, 12.28 एंगस्ट्रॉम है ये अल्टीमेटली, ठीक है. लेकिन अगर आप इसको 1.228 करके लिखो, अगर 1.228 इट विल बी नैनोमीटर. अगर आपको वेवलेंथ नैनोमीटर में चाहिए, सो ये 1.228 हो जाता है डिवाइड बाय रूट वी. बट यूजुअली हम लोग नैनोमीटर में कहाँ करते हैं, यूजुअली हम लोग एंगस्ट्रॉम में ही करते हैं लैम्बडा. तो लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में लाने के लिए 12.28 बाय रूट वी है. इट इज अ फॉर्मूला. हाँ, ये क्या है, अगर जिसको डाउट है तो मैं समझा देता हूँ. इट इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन whenever the electron in the electric field it is accelerated by applying the potential difference. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू करेगा. ऐसे मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, that is given by this formula where v is a voltage applied, potential difference applied. Getting? ये नोट कर लो एक बार, फिर मैं इसका यूजेस वगैरह दिखाऊंगा कैसे ये काम करता है. नोट डाउन एवरीथिंग, और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो. पूरा नोट कर लो स्टूडेंट अच्छे से.
ठीक है। अब देखो ऐसे टाइप की न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे इसके ऊपर, एक टाइप की न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ आपको, ऐसे टाइप की न्यूमेरिकल मिलेंगे जिसमें आपको वो बोलेंगे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज अल्फा पार्टिकल दोनों को रिलीज कर दिया, बोथ आर रिलीज्ड, दोनों आगे ट्रेवल कर रहे हैं, तो दोनों की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसका रेशियो निकालो, एक इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल। इन दैट केस आपको ये फॉर्मूला यूज करनी होगी, इसमें m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मानेंगे और e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन बाद में जब ये फॉर्मूला मैं अल्फा पार्टिकल के लिए लगाऊंगा तो m विल बी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड e विल बी द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एट दैट टाइम। एक्चुअली फॉर्मूला ev नहीं है qv है अल्टीमेटली, तो अल्फा पार्टिकल लोगे तो चार्ज आपको अल्फा पार्टिकल का लेना पड़ेगा, मास ऑल्सो ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना जरूरी है, नॉट ओनली दिस फॉर्मूला, दोनों पता होना चाहिए। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है एंड इट इज फॉर एनीबॉडी। गेटिंग? हाँ, आपको याद होगा मैंने एक एक्सपेरिमेंट आपको बताया था लास्ट टाइम, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, सुना होगा, लास्ट टाइम बताया था। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट जिससे ये प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन इज रियली अ वेव। उन्होंने प्रूफ किया था इलेक्ट्रॉन इज रियली अ वेव। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का नेम बताया था एटलीस्ट। टुडे वी विल डिस्कस डेविसन जर्मर, बट before we discuss Davison-Germer experiment, which is almost the last topic of this chapter, before we discuss that, मैं आज एक या दो न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ इन फॉर्मूलास के ऊपर, so that you should solve the de Broglie numericals on de Broglie also. ठीक है, चलिए पहला न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। राइट ऑन द न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल लिखो। हाँ, a firecracker, right on, a firecracker of mass m, a firecracker of mass m at rest explode into two parts, explode into two parts of masses, two parts of masses m by 3 and 2m by 3, m by 3 and 2m by 3, that means 1/3 and 2/3, है ना? Full stop. Then find the ratio of de Broglie wavelengths, ratio of de Broglie wavelengths of the two parts, ratio of de Broglie wavelengths of the two parts. क्वेश्चन लिखा? एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं, जिन्होंने बाय चांस कुछ मिस किया है तो एक बार देख लो। अ बॉम्ब ऑफ मास m is kept at rest. It explode into two parts of masses m by 3 and 2m by 3. Then find the de Broglie wavelength of the two parts. ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया सबने? ठीक है, सो लुक हियर, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फायर क्रैकर की बात की गई है, जो दिवाली में आप फायर क्रैकर फोड़ते हो, बॉम्ब जो फोड़ते हो, फायर क्रैकर बोलो या बॉम्ब बोलो एक ही बात है। सपोज ये एक फायर क्रैकर है, मतलब ये पटाखा है कुछ, इट्स अ बॉम्ब लिख देता हूं मैं, इसका मास m है देखो, और इनिशियली ये रेस्ट पे है ना। अभी इसमें आपने आग लगा दी तो ये फट जाएगा, फटने पे इसकी में से दो पार्ट्स बन रहे हैं, ये देखो दीज आर द टू पार्ट्स। जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए बना रहा हूँ, एग्जाम में इतना सब बनाने की नीड नहीं होती है। ये दो पार्ट्स है, ये पार्ट जो है इसका मास है m by 3, दैट मीन्स 33% मास इसमें है, और ये है 2/3 ऑफ m, 2 out of 3, मतलब 66% मास। तो दोनों मासेस अनइक्वल है। आपको पता है जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो एक पार्ट इधर उड़ेगा सपोज, मतलब कुछ वेलोसिटी के साथ उड़ेगा, और दूसरा पार्ट इधर उड़ा सपोज,
with some velocity, है ना. वेलोसिटी दी गिवन नहीं है. वेलोसिटी ऐसे हम लोग मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी v1 है और इसका वेलोसिटी v2 है, ऐसे चलो अज्यूम कर लेते हैं. तो ये जो पार्ट है ना, दिस मूविंग पार्ट, इट्स अ मूविंग पार्ट. तो अल्टीमेटली ये जो पार्ट है वो एक्चुअली एक पार्टिकल है. दिस इज अ पार्टिकल ऑफ मास m/3. These are the two particles of masses m/3 and 2m/3. But according to de Broglie के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टिकल को हम लोग ड्यूअल नेचर मान सकते हैं. वी कैन अज्यूम देम दे आर हैविंग अ ड्यूअल नेचर. तो ये एक्चुअली पार्टिकल है ऑफ मास m/3, लेकिन इसको हम लोग वेव मान सकते हैं बिकॉज ऑफ द ड्यूअल नेचर. सपोज इन दोनों को वेव मान सकते हैं. हाइपोथेटिकल है, जस्ट वी कैन अज्यूम देम एज अ वेव. इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ और इसकी भी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का रेशियो चाहिए. वी वांट टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ्स. क्वेश्चन समझा? डी ब्रॉगली ने कहा था कि किसी को भी आप ड्यूअल नेचर ले सकते हो. ठीक है. सो इन दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है. सो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका एकदम. ठीक है. अब देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखो. एक मैं हिंट दे रहा हूं आपको. टेल मी वन थिंग, ये जो बॉम्ब है वो एक्सप्लोड हो रहा है, राइट? इट्स एक्सप्लोडिंग. जब भी बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं. याद करो 11th स्टैंडर्ड में था, whenever bomb explode, explosion of bomb is an example of conservation of linear momentum, conservation of p. आप में से कोई है जो यहाँ पे conservation of momentum लगा सकता है और इक्वेशन लिख सकता है? मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम. यूज दिस डायग्राम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड राइट डाउन द इक्वेशन. उसके बाद मैं जिस स्टूडेंट का नाम लूंगा वो बताएगा इक्वेशन क्या लिखी है आपने. राइट डाउन द इक्वेशन बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन दिस डायग्राम. जब आप कंजर्वेशन लगाओगे तो क्या इक्वेशन बनेगी लिखो. फिर जिसका मैं नाम लूंगा वो ट्राई करेगा, मुझे स्टेटमेंट बताएगा. ट्राई. अश्लेहा गावड़े. अश्लेहा गावड़े, ओपन योर माइक. हेलो. और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉम्ब. हाँ. ठीक है. हाँ एक मिनट, माइक ऑफ करो, चलेगा. अश्लेहा गावड़े ने ये आंसर दिया है. स्टूडेंट सब लोग देख लो. दिस इज आंसर गिवन बाय अश्लेहा गावड़े. ठीक है. बाकी लोग भी चेक करो इसमें, मतलब ये राइट है कि रॉन्ग है वो आपको चेक करना है. अब मैं जिस स्टूडेंट का नाम लूंगा वो खाली बताएगा ये राइट है कि रॉन्ग है. बालाजी मूपनार. बालाजी मूपनार, माइक ऑन कर. हाँ सर. अरे वाह, आज प्रेजेंट है तू. अच्छा, ओके ओके, गुड. मुझे लगा आज भी पानी वगैरह पीने जाओगे. ठीक है. एक बात बताइए, अश्लेहा गावड़े ने ये इक्वेशन दी है, आपके हिसाब से हाँ. राइट कुछ मिस्टेक है इसमें? नहीं सर, राइट है. राइट है ना? हाँ. ठीक, ऑफ करो. हाँ, देविका अनिल कुमार. देविका अनिल कुमार, ओपन योर माइक. यस सर. सी दिस इक्वेशन. हाँ. ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया इस सिचुएशन में. बॉम्ब एक्सप्लोड्स इनटू टू. ये क्वेश्चन लगाया है. आपके हिसाब से राइट है कि कुछ मिस्टेक है इसमें, और इट्स करेक्ट? व्हाट्स अप? एनी आइडिया और यू हैव नो आइडिया? यू टेल मी.
सर एमवी शायद एमवी शायद, प्लीज स्पीक, क्या बोलना है? नहीं आ रहा आंसर। नहीं सर। देविका अनिल कुमार को कुछ नहीं पता, वो बोल रहे सर मुझे क्या करना है मोमेंटम से। ठीक है, क्लोज योर माइक। नंदू नंदू, ओपन योर माइक। हु इज नंदू? मिस्टर नंदू, नंदू माइक ऑन करो। नंदू, नंदू माइक ऑन करो। ठीक है, नंदू काफी बिजी है, आई थिंक नहीं उठा रहा है माइक। नंदू, लास्ट कॉल। ओके, नीलेश पवार, माइक ऑन कर। नीलेश पवार। हेलो सर। हाँ नीलेश। हेलो। हाँ सर। वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये इक्वेशन सामने लिखी हुई है, ये मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया है इस सिचुएशन में। आपके हिसाब से ये राइट है कि कुछ मिस्टेक है कि ठीक है? जो भी है बताओ। एनी आइडिया और नो राइट, आइडिया? राइट, हाँ राइट है। राइट है ना? ओके ठीक है, ऑफ करो। अकॉर्डिंग टू अश्लेहा गावड़े एंड नीलेश पवार, ये इक्वेशन बिल्कुल राइट है। ठीक है, लास्ट सौरभ रजक, हाँ सर। आपके हिसाब से राइट है कुछ मिस्टेक है? मिस्टेक है सर, वो एमवी उसमें नेगेटिव आएगा। मतलब एमवी उस तरफ शिफ्ट करूं कि मतलब इधर ही माइनस साइन दे दूं? हाँ सर, यहाँ पे माइनस दे सकते हैं या तो वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं पॉजिटिव में। वहां शिफ्ट किया पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, मतलब एमवी इज अ मोमेंटम ऑफ द टोटल बॉम्ब, टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब है शायद, तो हाँ सर। उधर जाएगा। लेकिन आपको ये दिख रहा है कि ये बॉम्ब रेस्ट पे है, दिख रहा है क्या? हाँ सर, फिर वो 0 हो जाएगा। तो कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा इनमें से? एमवी सर, एमवी 0 हो जाएगा। तो अभी यहाँ लिखूं या वहां लिखूं कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो जीरो है ना। तो हाँ हाँ। नहीं लिखूं चलेगा? हाँ सर चलेगा। अभी ये देख ले एक्सप्रेशन, ये राइट है क्या? अभी किसमें कुछ मिस्टेक है? नहीं सर, ये राइट है। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू सौरभ रजक ये इक्वेशन राइट है, एंड यस इट इज ट्रू, यही राइट है। बाकी सब ने रॉन्ग आंसर दिया। आप लोग को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक अच्छे से लगाने नहीं आ रहा है, जस्ट थिंक ओवर इट। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जैसी बेसिक चीज आपको अभी तक लगाने नहीं आ रही है। अरे ये जो आपने लिखा है, ये जो दो टर्म्स हैं, दीज आर द मोमेंटम्स आफ्टर एक्सप्लोजन। तो राइट हैंड साइड पे आपको दूसरे साइड लिखना चाहिए मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, ये राइट है। एमवी का टर्म दूसरी तरफ जाएगा, सबसे पहले इस तरफ नहीं रहेगा, दूसरी तरफ होगा। और क्योंकि ये बॉम्ब रेस्ट पे है, मैंने लिख के दिया है रेस्ट पे, मतलब बॉम्ब की वेलोसिटी जीरो है इनिशियली, तो एमवी जीरो हो जाएगा ना। मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक लगाने नहीं आ रहा है। हाँ ये है कि दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब एक बात, इस टर्म को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, सो इट विल बी m/3, और सिर्फ v1 मत बोला करो, एक्चुअली में v1 बार है, मतलब ये वेक्टर है, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर होता है, ऐसा लिखना चाहिए, बार होना चाहिए ऊपर, इक्वल टू ये टर्म उधर जाएगा, इट बिकम -2m/3 v2 बार, राइट? सी, अब आप बोलेंगे सर m/3 कट होगा दोनों साइड से, मुझे पता है m/3 कट होगा दोनों साइड से, बट कट मत करो, डू नॉट कट। एक बात, अगर मैं थोड़ा सोच के बताना, ये पूरा टर्म क्या है अल्टीमेटली, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, पूरा टर्म एज अ होल क्या है? ये मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉम्ब, ठीक है ना? इसको मैं P1 लिख देता हूँ, P1। ये माइनस साइन है, एक्चुअली में ये माइनस साइन ये बता दिए कि V1 और V2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एक पार्ट जो है बॉम्ब का, अगर वो लेफ्ट की तरफ उड़ेगा तो दूसरा पार्ट राइट की तरफ उड़ेगा।
Negative sign indicate that these two momentums are in opposite direction. That's it. बाकी ये भी तो momentum है ना second part का. It's a momentum of second part. So again, I am telling that this minus sign indicate that these two momentums are in opposite direction. But my question is, दोनों direction में तो opposite है ये दोनों. But are they equal in magnitude? Is it दोनों का magnitude equal है कि नहीं? पहले part का momentum और दूसरे part का momentum. Magnitudes are what? Equal. ठीक है. ऊपर अगर मैं बार नहीं दूं, if I just write on P1, that means it's a magnitude. दोनों का जो magnitude है वो equal है. ये तो ऐसा लिख रहा हूं मैं. P1 is equal to P2, at least in magnitude. दोनों का magnitude क्या है? Equal है. ठीक है. अब देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर दोनों का मोमेंटम इक्वल है ना, दोनों पार्ट्स का मोमेंटम इक्वल है, तो दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी इक्वल होगा. क्यों ऐसा? क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय h अपॉन p. ये फॉर्मूला आपको मालूम है. लैम्बडा इज गिवन बाय h अपॉन p. तो h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट, h विल बी सेम फॉर बोथ पार्टिकल, p इज आल्सो सेम फॉर बोथ पार्टिकल. तो लैम्बडा कहां से अलग आने वाला है? दोनों पार्टिकल का लैम्बडा भी क्या आएगा? सेम. सिंपल है. लैम्बडा डिपेंड्स ऑन p. p दोनों का सेम है, तो लैम्बडा भी क्या निकलेगा? सेम. तो दोनों पार्टिकल्स का लैम्बडा सेम होगा, इसलिए लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2 का रेशियो क्या आएगा? 1:1. ये हमेशा होता है स्टूडेंट. दोनों पार्टिकल्स का देखो इवन दो मास सेम नहीं है, एक का मास m/3 है, दूसरे का 2m/3 है, बट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों का मोमेंटम इक्वल आ रहा है. डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन मोमेंटम. क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम है, लैम्बडा भी सेम है. गॉट दिस? समझाइए पूरा, नोट कर लो. और कुछ स्टूडेंट को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक नहीं आ रहा है. जिन भी 3 स्टूडेंट से मैंने पूछा, देयर वर 3 स्टूडेंट, 3 नहीं 4 आई थिंक. अश्लेया गावड़े, नीलेश पवार, बालाजी मूपनार, देविका राजीवन, देविका अनिल कुमार, सॉरी. चारों को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक अच्छे से नहीं आ रहा लगाने. दिस इज द लेवल दैट यू आर गोइंग थ्रू, एंड यू आर होपिंग टू गेट गुड मार्क्स इन द फिजिक्स. नेवर होप. ठीक है. ठीक है. नहीं पढ़ोगे तो यही हालत होगी. ठीक है. ठीक है. ठीक है. पढ़ना होता है समझने के लिए, नॉलेज एक्वायर करने के लिए पढ़ना होता है. आप पढ़ते हो खाली टेस्ट में लिखने के लिए, तो हमेशा टेस्ट में लिखने के बाद भूल जाओगे. यही होगा आपके साथ. या कंप्लीटेड फर्स्ट क्वेश्चन. सो इवन दो दोनों का मास अलग अलग है, लेकिन देखिए मोमेंटम इक्वल आ रहा है. नंदू आ गया क्या? नहीं आया अभी तक. नंदू, नंदू है क्या? माइक ऑन करो. नंदू, मिस्टर नंदू, ओपन योर माइक. नहीं. ठीक है. नंदू लेक्चर ऑफ करके आराम कर रहा है आई थिंक. ठीक है. इसको बाद में पकड़ते हैं. ठीक है. ओके, हैव यू कंप्लीटेड? ओके, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन है. एक न्यूमेरिकल किया हमने. ठीक है. चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऑन द डी ब्रॉगली. लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑन द डी ब्रॉगली. राइट ऑन फास्ट. हाँ, इसमें देखो, an electron and alpha particle, an electron and alpha particle starts from rest and accelerated by same potential difference, and accelerated by same potential difference. Full stop. Find the ratio of their de Broglie wavelengths. Find the ratio of their de Broglie wavelengths.
Okay, find the ratio of their de Broglie wavelengths. Yeah, written. Yeah, anybody? सर हाँ बोलो. सर रिपीट करो ना क्वेश्चन. An electron and alpha particle. हाँ मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ. An electron and alpha particle starts from rest and accelerated by same potential difference. Potential difference की जगह PD लिख दो ना, PD. Accelerated by same potential difference. Full stop. Find the ratio of the de Broglie wavelengths. Find the ratio of de Broglie wavelengths. ठीक है? See now carefully. Obviously आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कौन सी यूज करनी है. Lambda will be equal to h upon root of 2m. इलेक्ट्रॉन के लिए EV लिखा जाता है लेकिन EV हमेशा नहीं आएगा. आप QV लिखो तो ज्यादा बेटर है. जनरल फॉर्मूला QV. Q की जगह E डाल सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन है तो. So this is a formula that we are going to use. अब देखो इलेक्ट्रॉन के लिए मैं क्या करूंगा. This formula I'm using for electron. So I will write down lambda of electron h upon root of 2. एक काम करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मैं उसको m में ही ले लेता हूँ. लेट्स से m is a mass of electron. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन I will take E and potential difference is V. तो इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा हो जाएगा. Give it first equation. ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा मैंने. Now I will write down similar formula for alpha particle. The alpha particle. So I'm going for alpha particle. Planck's constant तो सेम ही रहेगा alpha particle के लिए. उसके लिए अलग तो alpha particle नहीं लेंगे. H तो सेम ही रहेगा. या किसी को मालूम है अगर इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हमने m लिया है. एक सेकेंड है. 1 मिनट. स्टूडेंट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है. क्वेश्चन चेंज करो थोड़ा. क्वेश्चन में जहां पे आपने इलेक्ट्रॉन लिखा है इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन ले लो. चेंज द क्वेश्चन. इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक अ प्रोटॉन. पूरे क्वेश्चन में जहां इलेक्ट्रॉन लिखा है वहां पे प्रोटॉन लिख दो. बताता हूँ उसका रीजन मैं बताता हूँ. तो यहाँ पे देखिए मैं लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू कैलकुलेट लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन ना. इसको लैम्बडा p कर देता हूँ. लैम्बडा p दैट इज प्रोटॉन. तो ये m होगा मास ऑफ प्रोटॉन एंड e विल बी द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन. e इज अ प्रोटॉनिक चार्ज एंड m इज अ मास ऑफ द प्रोटॉन. अब यहाँ पर आते हैं अल्फा पार्टिकल पे. क्यों मैंने ऐसे किया अभी समझ में आ जाएगा. किसी को मालूम है कि अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है. यहाँ अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा अगर प्रोटॉन का मास m है तो 2m. 2m. क्योंकि आई थिंक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन आते हैं इसलिए बोल रहे हो ऐसा. अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन. दैट्स व्हाई आर यू सेइंग 2m. और कुछ और रीजन है? नो सर. नहीं सर वही. मतलब वही रीजन है ना. हाँ सर 2 प्रोटॉन है उसमें. So according to some students, alpha particle consists of 2 protons. अच्छा अल्फा पार्टिकल में और कुछ होता है कि 2 प्रोटॉन्स ही होते हैं खाली? Any idea? Alpha particle consists of only 2 protons or it has something else also, or it is having only 2 protons? What's your answer? सर न्यूट्रॉन होता है. न्यूट्रॉन होते हैं. हाँ सर. कितने होते हैं? 1 कि 2 कि 4? 2 सर. तो सौरभ रजक बोल रहा है, he may be wrong also, he may be right also. सौरभ रजक बोल रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल है उसमें 2 प्रोटॉन तो होते हैं साथ में 2 न्यूट्रॉन होते हैं. राइट ये बोल रहे हो सौरभ? ये बोल रहे हो क्या? हाँ सर. हाँ. बाकी के स्टूडेंट में कोई बोल सकता है कि राइट है कि रॉन्ग है? कुछ बता सकते हो? एनी आइडिया? हाँ बराबर. सर राइट है सर. बराबर है सर.
करेक्ट है ना? हाँ, इट इज करेक्ट। आकांक्षा जॉय ने भी बोला है कि हाँ ये करेक्ट है। ठीक है, तो आप लोग बोल रहे हो ये करेक्ट है। यस इट इज करेक्ट। तो एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने मास ऑफ प्रोटॉन m ले लिया, आपने बोला मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 2m ले लो, मतलब 2 टाइम प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास क्यों नहीं ऐड कर रहे हो? न्यूट्रॉन को मास नहीं होता है क्या? न्यूट्रॉन हैज अ मास सिमिलर टू द प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन का मास होता है अप्रोक्सीमेटली उतना ही न्यूट्रॉन का मास भी होता है। तो अगर एक प्रोटॉन का जो मास है वो m है, 1 प्रोटॉन हैज अ मास m, तो यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स के बराबर मास होगा। मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल बी 4m। ये 4 है ना नंबर्स, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल बी 4m। ये देखो इधर लिखा है 4m। E is a charge of the electron, sorry, E is a charge of the proton. अल्फा पार्टिकल के ऊपर 2 प्रोटॉन के जितना चार्ज होगा ना, इट विल हैव अ चार्ज ऑफ 2 प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज आपने E लिखा है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा 2e। एक चीज ध्यान में रखो, अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 टाइम्स होता है कंपेयर टू प्रोटॉन, और जो चार्ज है वो 2 टाइम्स होता है कंपेयर टू प्रोटॉन। V is a voltage applied। ये दोनों इक्वेशंस आ गई देखो। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड करोगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, अच्छे से डिवाइड करो तो HH कैंसिल हो जाएगा, 2 विल गेट कैंसिल, VV विल गेट कैंसिल। अच्छे से डिवाइड करो, ऊपर आएगा दिस 4 into 2 इज इट 8 ना, 8 ऊपर जाएगा इनफैक्ट, और ME भी कट हो जाएगा, M into E कैंसिल। It's root of 8 upon 1, that is 2 root 2 is to 1। This is going to be the answer, check। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 टाइम्स होता है कंपेयर टू प्रोटॉन, एंड चार्ज इज 2 टाइम्स कंपेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, फिनिश अप टू दिस। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम। क्लियर? ओके, कंप्लीटेड। सो ये 2 न्यूमेरिकल्स आज हमने कर लिए, एट लीस्ट यू आर हैविंग सम आइडिया ऑफ हाउ टू डील विद डी ब्रॉगली। ठीक है, तो एक हमने क्वेश्चन किया बॉम्ब एक्सप्लोजन के ऊपर, वो भी थोड़ा ध्यान से देख लेना, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब इनटू 2 पार्टिकल्स, और एक क्वेश्चन किया अल्फा पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, अब मैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ, व्हिच इज अ थियरी टॉपिक, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, मतलब बहुत डिटेल में ये नहीं पढ़ना है। इट्स अ वेरी, एक्चुअली दिस एक्सपेरिमेंट इज इन वेरी मच डिटेल, बहुत सारी चीजें हैं इस एक्सपेरिमेंट में सीखने को, पर आपके सिलेबस में क्या होता है कि बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, डायरेक्टली मेन आइडियाज आर गिवन, समरी में गिवन है, पूरा डिटेल में कुछ भी नहीं है इसका। So there was one experiment which is called Davison-Germer experiment. It was performed in the year 1927. Just ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट का मेन आइडिया यही है कि इससे प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ कर देता है कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, ओके। और इस एक्सपेरिमेंट को यूज करके, यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन इवन फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। आई एम स्टार्टिंग विद दिस एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले आई विल डिस्कस कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है। सो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ बिग चेंबर, एक बड़ा सा चेंबर होता है लाइक दिस, ये बड़ा सा चेंबर है। इनसाइड दिस बिग चेंबर देयर इज अ वैक्यूम, पूरा वैक्यूम होता है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये जो वैक्यूम है पूरा, सो आई कैन कॉल इट एज
evacuated chamber. We can write its name, evacuated chamber. ये देखो, ओके अब इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो आपको कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन इस सिलेंडर के अंदर देखो एक छोटा सा टनल है, इट्स अ टनल इज मेड इनसाइड इट, ये देखो ध्यान से, देख रहे हैं, इट्स अ सिलेंडर बट इट इज हैविंग अ स्मॉल टनल इनसाइड इट, अंदर इसके टनल बनी हुई है, टनल के जैसा है ये, देख लो, ऐसा कुछ बना लेना यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, देख लिया ना सबने, ऐसा बना लेने का। इसी के पास में जस्ट इसके नियर बाय मैंने एक फिलामेंट बनाया, फिलामेंट, ठीक है, और जो फिलामेंट है वो एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है, एक बार देख लो, ये देखो, ये जो पार्ट है ना इसको फिलामेंट बोलते हैं, ये पार्ट फिलामेंट है, देखो अच्छे से, दिस इज फिलामेंट, ठीक है, ये मतलब इट्स अ फिलामेंट कनेक्टेड विद अ बैटरी, इस फिलामेंट को मैं नेम देता हूं एफ करके, ठीक है, पहले मैं यहां तक समझा देता हूं कि ये सब क्या है चीज। देखो ये जो फिलामेंट है ना, ये एक स्पेशल मटेरियल की बनी होती है, इट्स मेड अप ऑफ सम स्पेशल मटेरियल, वो मटेरियल भी मैं आपको बता देता हूँ, जिस मटेरियल से ये फिलामेंट बनी हुई है वो मटेरियल होता है बेरियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड एक स्पेशल मटेरियल की बनी होती है। अब व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस मटेरियल, ये फिलामेंट में से जब हम लोग करंट पास करेंगे, क्योंकि ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो इस फिलामेंट में से करंट पास होगा, जैसे टंगस्टन फिलामेंट में से करंट पास होता है इन द बल्ब, तो जब इस फिलामेंट से करंट पास होगा ना, तो ये फिलामेंट बहुत जल्दी हीट हो जाती है, स्टार्ट हीटिंग, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, तो ये गर्म हो जाती है, गर्म होने पे ये जो फिलामेंट है ना वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने लगती है, इट स्टार्ट रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन। टंगस्टन फिलामेंट ऐसा नहीं करती है, बल्ब में जो टंगस्टन फिलामेंट होती है वो हीट करने पे इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करती है, लाइट रिलीज करती है, बट बेरियम ऑक्साइड ये मटेरियल है, ये हीट करने पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने लगता है। सो ये ऐसे याद कर लेते हैं, ये जो फिलामेंट है ना उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ठीक है, फ्रॉम दिस फिलामेंट इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीज्ड। अभी जो उसके बाद मैंने सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाया, ये सिलेंडर आपको याद है, सिलेंडर इज कनेक्टेड, ये जो सिलेंडर है ना इट इज कनेक्टेड विथ अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ वेरी बिग सेल, बिग बैटरी, देखो ये ध्यान से देखो, ये जो सिलेंडर है ना, देखो मैंने इसको बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया है, पर ये ध्यान से देखो काफी सारी बैटरी सीरीज में लगी हुई है, मतलब ये बहुत बड़ा बैटरी है, ये बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, ओके, और ये जो स्मॉल वाली बैटरी है इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, दोनों आपस में ज्वाइन कर सकते हो, दोनों बैटरी का नेगेटिव आपस में ज्वाइंट है। सो ये जो फिलामेंट है ना, ध्यान से देखो, ये जो फिलामेंट है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे हीट करने पर, फिलामेंट को हम लोग हीट करेंगे बाय पासिंग करंट, गर्म होने पे ये फिलामेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, द इलेक्ट्रॉन विल बी रैपिडली अट्रैक्टेड बाय दिस पॉजिटिव टर्मिनल ना, ये जो सिलेंडर है वो पॉजिटिवली कनेक्टेड है ना, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन जो इस टनल में से पास होंगे, याद करो इसमें टनल है छोटी सी, तो जो इलेक्ट्रॉन टनल में से पास होंगे वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ना, ओनली दोज इलेक्ट्रॉन विल कम आउट व्हिच विल पास थ्रू द टनल, ऐसे, ठीक है। तो इसमें फिलामेंट और जो सिलेंडर है, फिलामेंट और सिलेंडर है, इन दोनों के बीच में मैं ऐसे मान सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिलामेंट एंड द सेल, फिलामेंट एंड द सिलेंडर। देखो सिलेंडर जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो सिलेंडर विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, फिलामेंट जो है वो फिलामेंट कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होगी, सो
electron will be attracted towards the cylinder. The potential difference between filament and the cylinder that was applied, this potential difference which was applied, it was 54 volts. डेविसन जर्मन ने ये जो पोटेंशियल अप्लाई किया ना वो 54 वोल्ट्स का था, लिख दिया है, ये आपको याद रखना है. He applied the potential difference between cylinder and the filament, it was 54 volt. मतलब ऐसे बोल सकते हो electrons are accelerated by the potential difference of 54 volt. ये जो electrons है ना वो accelerate होंगे by the potential difference of 54 volt. यहाँ से देखो electron बाहर निकलेंगे. This entire assembly जो पूरा मैंने बनाया ना, इस पूरे चीज को electron gun कहते हैं. You can call it as a electron gun. नीचे इसका नाम लिख सकते हो electron gun. ये electron gun है जिससे electron fire होंगे और बाहर आएंगे. So it's a electron gun arrangement. पहले यहां तक बना लो अच्छे से. Draw it carefully. सर वो अंदर ही है ना वो सिलेंडर? सिलेंडर पूरा का पूरा अंदर है चेंबर के, फिलामेंट भी अंदर है. ये फिलामेंट भी जो है वो अंदर है, बाकी बैटरी का जो स्ट्रक्चर है वो यूजुअली बाहर होता है. सर वो फिलामेंट और ये वायरिंग सब में जो कनेक्ट किया वो बाहर से किया ना, मतलब बैटरी से. फिलामेंट अंदर होना चाहिए, चेंबर के अंदर है फिलामेंट. एक वायरिंग वगैरह जो है, वायर का सेल्स वगैरह वो सब बाहर. ओके सर. सो आई होप यहां तक हो गया. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एकदम फास्ट बीम निकलेगी. रिमेंबर दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 54 वोल्ट. हाँ, हमने पहले किया है ऐसा कुछ है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस. ये देखो ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड. तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और 54 वोल्ट से दे आर एक्सेलरेटेड. अब सुनो आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, दे विल गो इन अ स्ट्रेट लाइंस. और यहाँ पर एक छोटा सा मेटल का पीस रख दिया इसने. ही केप्ट अ मेटल पीस ओवर हियर. ये देखो ये मेटल का पीस है. ये कौन सा मेटल है? इट इज अ निकल. इट्स अ निकल. निकल इज अ मेटल. निकल, और इसको बोलते हैं निकल टारगेट, क्योंकि टारगेट है क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गिरेंगे. निकल टारगेट, इलेक्ट्रॉन इससे गिरेंगे. ठीक है. अब देखो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना यूजुअली दिखाई नहीं देते. इलेक्ट्रॉन्स आर सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट इवन सी देम. तो ये सब मतलब दिखाई तो नहीं देगा इलेक्ट्रॉन. हमें ये नहीं पता कि निकल पे हिट करने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे. वी कांट सी देम. तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए, टू डिटेक्ट दिस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए डेविसन जर्मन ने क्या किया, यहाँ पर एक प्रोट्रैक्टर रख दिया. प्रोट्रैक्टर आपको मालूम है, प्रोट्रैक्टर इज यूज्ड टू मेजर द एंगल ना. तो प्रोट्रैक्टर की तरह ऐसा कुछ बना दिया. देखो मैं बता दूं कैसा है. ऐसा एक स्ट्रक्चर है. सही, सी देखो मैंने प्रॉपर्ली शायद नहीं बनाया. एक्चुअली में ये जो बनाया ना मैंने स्ट्रक्चर, इट्स अ क्वार्टर सर्कुलर फॉर्म. ये क्वार्टर सर्किल होना चाहिए. देखो ऐसा, मतलब क्वार्टर सर्किल ऐसा होता है ना. दिस मस्ट बी क्वार्टर सर्किल, मतलब 1/4 ऑफ द सर्किल. क्वार्टर सर्किल के फॉर्म में इसके ऊपर छोटी छोटी मार्किंग्स की गई है ऐसे, लाइक दिस. ऐसे मार्किंग की गई है. इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट के बाद ये क्या है अल्टीमेटली. बट ये एंगल मेजर करने के लिए प्रोट्रैक्टर फिट कर दिया इसने. काफी बड़ा प्रोट्रैक्टर है, यहाँ पे फिट कर दिया. अब देखो हो गया, ये जो मैंने सर्कुलर स्केल फिट कर दिया, दिस इज आई कैन कॉल इट एज अ सर्कुलर स्केल. सर्कुलर स्केल फिट किया. इसके ऊपर एक सिलेंडर होता है. देयर इज अ सिलेंडर ऑन इट लाइक दिस. ये देखो सिलेंडर. ये देखो एक सिलेंडर फिट किया है. सिलेंडर का जो ऊपर का पार्ट है ना, सी दिस पार्ट, ध्यान से देखो. ये जो ऊपर का पार्ट है सिलेंडर का, ये ओपन होता है. द अपर एंड ऑफ द सिलेंडर इज ओपन. बट नीचे का जो एंड है ना, मतलब इस सिलेंडर का जो बॉटम है, बॉटम क्लोज होता है. मतलब ये एक साइड से ओपन है, ये दूसरा साइड क्लोज है. अब नीचे इसका जो क्लोज एंड है ना, क्लोज एंड में से एक वायर निकलता है. वी टेक अ वायर फ्रॉम द क्लोज एंड. वायर गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होती है. इट्स कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर.
इसके आगे हमें ज्यादा तो कुछ बताना नहीं है, मतलब वी डोंट हैव टू ड्रॉ मच, आपके सिर्फ नॉलेज के लिए बता देता हूँ। ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है और ऐसा, और उसके बाद ये अर्थिंग को कनेक्टेड है समवेयर लाइक दिस, इट्स कनेक्टेड विद अर्थिंग। इतना भी आपके टेक्स्ट बुक ने इतना सब भी नहीं बताया डिटेल में, इतना शॉर्ट में ही बताया उन्होंने। अब देखो यहाँ पे मैंने 4 चीजें अलग से बनाई है, 4 चीजें मैंने न्यू बनाई है। एक है ये सर्कुलर स्केल, दूसरा है सिलेंडर, तीसरा है गैल्वेनोमीटर, चौथा है अर्थिंग। ये जो चारों अरेंजमेंट है ना, ये हमने इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए बनाई है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के लिए, उनको इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है उसको फाइंड करने के लिए बनाई है। ये जो चारों चीजें ना, इनको मिला के बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको याद होगा ये इलेक्ट्रॉन गन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, नोन एज इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। ठीक है, देखो निकिल पर गिराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को गिराने के लिए निकिल पर इलेक्ट्रॉन गन की अरेंजमेंट है। इलेक्ट्रॉन गन हेल्प्स टू फॉल द इलेक्ट्रॉन ऑन द निकिल, लेकिन निकिल पर गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ना, मतलब पॉसिबिलिटी है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाए या हो सकता है इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हो जाए। अगर बाय चांस इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हो गए, बाय चांस हमें नहीं दिखते इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हो गए तो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के लिए इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर अरेंजमेंट है। इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है और इलेक्ट्रॉन गन जो है वो इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाता है, किसके ऊपर, निकिल के ऊपर। ठीक है, हाँ बस छोटा सा है, अभी कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है, ये चीज है। ठीक है, अब डेविसन जर्मर ने ऐसे अज्यूम किया कि सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन है सपोज रिफ्लेक्ट हो गए, वी आर नॉट श्योर बट दे मे बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट होके इलेक्ट्रॉन ऐसे सिलेंडर में जाएंगे, ये सब थॉट है हमारा। अगर रिफ्लेक्ट हो गए तो ऐसा कुछ हो सकता है, इट्स जस्ट अ थॉट। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हो गए तो वो कहाँ जाएंगे, सिलेंडर में जाएंगे, सिलेंडर की ऊपर की जो सरफेस है वो ओपन है, उसमें जाएंगे, फिर वो बॉटम में जाके गिरेंगे इलेक्ट्रॉन, बॉटम से वो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाके अर्थिंग में चले जाएंगे, दे विल गो टू अर्थिंग। एक्चुअली में पूरा डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, एक्चुअली में यहाँ पे सीधा अर्थिंग में नहीं जा सकते। ठीक है, यहाँ पर अगर बैटरी वगैरह लगाया होगा तो दे विल गो टू अर्थिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ बैटरी और बैटरी से पास होकर वो अर्थिंग में जा सकते हैं। यहाँ पे बैटरी भी होना चाहिए एक्चुअली, बट टेक्स्ट बुक वगैरह में ये बैटरी नहीं दिखाया जाता है, तो यूजुअली आई अवॉइड दिस। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा सकते हैं पूरा। बट टेल मी वन थिंग, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे गए सपोज, तो डू यू फील गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब गैल्वेनोमीटर में कुछ मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा? यस, if the electron will go like this, so they will pass through the galvanometer, so there will be some movement in the galvanometer ना, galvanometer में कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, ऐसा है। तो कंस्ट्रक्शन इतना ही है स्टूडेंट। ठीक है, वर्किंग तो आज पूरा एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, वी कैन नॉट एक्सप्लेन वर्किंग में, नेक्स्ट लेक्चर में 10 मिनट लगेगा और वर्किंग समझाने के लिए, वो नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा मैं। सिर्फ इनकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी वो बता देता हूँ, व्हाट दे ऑब्जर्व्ड। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने 54 वोल्ट लगाया था। ऑब्जर्वेशन क्या है वो ध्यान से देखो, ये देखो ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि ये जब सिलेंडर हम लोग ने, ये सिलेंडर जो है ना वो हमने 50 डिग्रीज पे रखा हुआ है, सिलेंडर इज केप्ट एट 50 डिग्रीज। 50 डिग्री मतलब ये जो एंगल है ना, दिस एंगल वाज 50 डिग्री। देखो ये जो आपने प्रोट्रैक्टर रखा है ना, विद हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर वी कैन मेजर दिस एंगल। ठीक है, ये देखो ये है 0 डिग्री, दिस इज सपोज 10 डिग्री, देन इट इज 20 डिग्री, ये 20 डिग्री है, 30 40 ऐसे करके ये 50 है, दिस इज 50 डिग्री। ये 50 डिग्री कैसे मालूम चला? इट इज बाय प्रोट्रैक्टर। और देखो अगर आप ऐसे जाओगे, ये देखो यहां से ऐसे, दिस इज 90 डिग्री ना, ये पूरा 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 लिखा होगा। तो यूजिंग प्रोट्रैक्टर हम लोग ये एंगल मेजर कर सकते हैं अल्टीमेटली। तो प्रोट्रैक्टर की हेल्प से पता चला कि ये जो सिलेंडर है ना, हमने 50 डिग्री पे जब रखा था, व्हेन द सिलेंडर वाज एट 50 डिग्री, 50 डिग्री पे उनको क्या देखा, उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। 50 डिग्री पे जब रखा ना
we got a maximum deflection in the galvanometer. अब ये नोट कर लो स्टूडेंट, स्टेटमेंट नोट करो. At 50 degree, I don't know like this. At 50 degree, the deflection in the galvanometer was maximum. ठीक है, मतलब जब ये एंगल 50 डिग्री थी ना स्टूडेंट, ध्यान से देखो, ये एंगल कितनी थी? 50 डिग्री थी. तब इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम यहाँ पे गिर रहे थे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स वर फॉलिंग हियर. तो ये डिफ्लेक्शन क्या आ रहा था? डिफ्लेक्शन इन द गैलोमीटर वाज कमिंग मैक्सिमम. ठीक है, ध्यान से सुन लो. जब ये 50 डिग्री पे रखा है, दिस एंगल इज 50 डिग्री, 50 डिग्री पे डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है? मैक्सिमम. उसके बाद क्या किया? बस 1 मिनट का टाइम है, लेट मी फिनिश. फिर जब सिलेंडर को यहाँ पे लेके जाएंगे, इधर देखो, सिलेंडर को यहाँ लेके गए, तो आप में से कोई बता सकता है, इफ आई टेक इट हियर, द एंगल विल डिक्रीज और इंक्रीज? लेके जाओ, डिक्रीज. एंगल विल डिक्रीज. हाँ, तो उन्होंने देखा कि जब एंगल डिक्रीज होती है ना, 50 डिग्री से आपने एंगल कम कर दी, तो ये डिफ्लेक्शन भी कम हो गया. ओके, और एक जगह जाने के बाद, सपोज सिलेंडर यहाँ पे आ गया, इमेजिन इट कम्स हियर, यहाँ पर जब आया ना सिलेंडर, मतलब ये ऐसा हो गया इधर, यहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 हो गया, यहाँ पर 0 ऑपलेंड हो रहा था, 0, मतलब डिफ्लेक्शन बिकम मिनिमम. फिर थोड़ा और आगे गए, थोड़ा और आगे गए, थोड़ा और आगे, तो फिर से डिफ्लेक्शन आने लगा, फिर से डिफ्लेक्शन आने लगा. फिर थोड़ा और आगे गए, फिर से डिफ्लेक्शन 0 हो गया, थोड़ा और आगे गए, डिफ्लेक्शन 0 हो गया. और मैक्सिमम कहाँ पे था डिफ्लेक्शन? मैक्सिमम था 50 डिग्री पे. अब इस तरफ जाओ, इस तरफ सिलेंडर को इधर लेके जाओ, इधर लेके जाएंगे तो पता है एंगल और इंक्रीज होगा. इधर भी क्या हुआ? जब एंगल और इंक्रीज होगा, इस तरफ जाओगे तो वापस डिफ्लेक्शन कम होते होते 0 हो गया, डिफ्लेक्शन बिकम 0. फिर थोड़ा और आगे गए, डिफ्लेक्शन फिर से बढ़ गया, फिर थोड़ा और आगे गए, फिर से 0 हो गया. मतलब मुझे एक अल्टरनेट पैटर्न मिल रहा है मैक्सिमम मिनिमम का. हियर वी गॉट मैक्सिमम, देन इट बिकम मिनिमम, देन अगेन मैक्सिमम, देन अगेन मिनिमम. इस साइड भी जाने पे ऐसा हो रहा है, दूसरे साइड भी जाने पे ऐसा हो रहा है. ठीक है, दिस वाज हिज ऑब्जर्वेशंस. ऐसा क्यों मिलता है वो मैं कल बताऊंगा आपको. बट 50 डिग्री के नीचे जाओ या 50 डिग्री के ऊपर जाओ, दोनों साइड उसको क्या हुआ? डिफ्लेक्शन मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, ऐसा चेंज हो रहा था. दिस वाज अ ऑब्जर्वेशन डन बाय डेविसन एंड जर्मर. स्टूडेंट आज ऑब्जर्वेशन क्लियर करके लो, बाकी भले नेक्स्ट टाइम कर लूंगा. ऑब्जर्वेशन में कोई डाउट है तो बोलो. इधर मैक्सिमम, ये देख लो, इधर गए मिनिमम, फिर इधर गए मैक्सिमम, फिर मिनिमम. जो स्टूडेंट बिना अभी लेफ्ट कर रहे हैं ना, बिना मेरी परमिशन के, मैं नाम नोट कर रहा हूँ, कल उनकी बताता हूँ उनको मैं. ठीक है, हाँ, तो इधर जाने पे ये मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, और इस तरफ जाने पे भी मिनिमम, मैक्सिमम, देन मिनिमम, लाइक दैट इट वाज हैपनिंग. ठीक है, ये क्यों हुआ कल मैं बताऊंगा, बट ऑब्जर्वेशन समझ के लो स्टूडेंट. क्लियर है? ठीक है.